हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास हमारी थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस क्लास के बारे में कोई नहीं बताता है। क्लास के बारे में छोड़िए, जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कहीं कोई कुछ नहीं बताता है। कारण क्या है? क्योंकि लोग इसको ग्रामर के रूप में बताते हैं और हम इसे वर्ड मीनिंग के रूप में मान लेते हैं। सो इसका मैंने नाम रखा है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। एक्चुअली मेरा नाम रखा हुआ नहीं है, दीज आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस में दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स और एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स। जब मैं कंटेंट वर्ड्स के बारे में बोलता हूं तो मैं नाउन और वर्ब के बारे में बात करता हूं, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में बात करता हूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशंस, हम लोग बात कर रहे हैं कंजंक्शंस के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल्स के बारे में, हम लोग ऐसे ही इसी प्रकार से जो ग्रामर में आप विभिन्न चैप्टर्स में विभिन्न टॉपिक्स में जो पढ़ते हैं वही चीज यहाँ पर है। इसीलिए यह खास है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस सेक्शन को हम 4 पार्ट्स में कवर करने जा रहे हैं। हर पार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए से मैंने जितने भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं मैंने सब लिख दिए हैं, देन बी एंड देन सी, इससे ज्यादा नहीं है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? रीजन बीइंग वेरी वेरी सिंपल। क्या है कि लोग अंग्रेजी भाषा को पढ़ते समय इसे सब्जेक्ट के तौर पर लेने लग जाते हैं, पर एक्चुअली सब्जेक्ट तो ये है नहीं, ये तो भाषा है। आप जो कहते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं और जो सुनते हैं, वो चीज अगर आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है तो आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। आपसे बैंकिंग एग्जाम, जिसके लिए खास तौर पर एक चीज मैं बना रहा हूं, उसमें ग्रामर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता। ये बड़ी खास बात है। बैंकिंग एग्जाम का जो पैटर्न है बड़ा सिंपल है। आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन दिया जाता है, आपको वोकैबुलरी सेक्शन दिया जाता है, आपसे कुछ चीज लिखने को कही जा सकती है। जितनी भी चीजें होती हैं उसके अंदर ग्रामर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कहेंगे, जो हमसे स्कूल में कहा जाता था कि राइट फॉर्म ऑफ टेंसेस भरो, प्रीपोजिशन भरो, कुछ भी करो। ज्यादा इस चीज पर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जितना हम लोग देंगे उतना ही ज्यादा लगेगा कि यार क्या बता रहा है बंदा, इसलिए इसको शुरू कर लेते हैं। पहले शुरू करते हुए बीच बीच में हम रुकेंगे, पॉज करेंगे, अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। मैं चाहूंगा कि ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक वर्ड मीनिंग की कॉपी। इन वर्ड्स को लिखने के बाद मैं हर एक के बारे में 2-3 रेलेवेंट सेंटेंसेस बताऊंगा। सेंटेंसेस इस टाइप के होंगे कि एक बार इसका यूज इनिशियली, मतलब सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में, एक बार इसको बीच में कैसे यूज करते हैं और एक बार इसको एंड में कैसे यूज करते हैं अगर किसी सेंटेंस में आता है तो। सो लेट मी स्टार्ट विद ए। बहुत आसान है। ए मतलब ये सिंगुलैरिटी दिखाता है। आप कोई चीज देखते हैं, आई एम अ मैन, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एन एस्पिरेंट, देयर वाज अ बिग लॉन्ग ओवरकोट विच वाज लाइंग ऑन द टेबल। एक जगह पर ए है, एक जगह पर द है, तो ए के साथ हम लोग 2 चीजें और जोड़ लेते हैं, एक है द और दूसरा है एन। एन तो आपको यही मिल जाएगा, ये रहा। लेकिन द, जब हम लोग द पर जाएंगे तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ए और एन दोनों एक ही है, आपको अंतर इसके बीच में पता है कि एन का प्रयोग हम लोग ए, ई, आई, ओ, यू या फिर वोवेल साउंड से शुरू होने वाले किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं। माफ कीजिएगा, कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं। सो ये हमारा ए है। अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, आगे इसके मैं पी लिख देता हूं। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में, किसके बारे में? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप मुझे अपने बारे में बताइए। अगर मैं इस पूरे को एक स्टोरी के रूप में लिखना शुरू करूं तो लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। दिस इज अ स्टोरी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग। यह एक कहानी है और यह एक राजा के बारे में कहानी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग, द किंग यूज्ड टू लिव अबव द क्लाउड्स। वो जो राजा था वो बादलों के ऊपर रहता था। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब मैं अबव बोल रहा हूं तो इसके साथ मैं ओवर भी बोलता हूं, लेकिन दोनों का मतलब जरा अलग अलग है। मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति है और इसके ऊपर में कोई तलवार लटक रही है। मान लीजिए ये तलवार जैसी बन जाए वैसी है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये अबव है। लेकिन वही उस आदमी के ऊपर में बादल है तो इसको मैं कहूंगा ओवर है। इसलिए कंफ्यूज ना हो। अबव मतलब मेरे ठीक ऊपर, मेरे ठीक ऊपर एक छत है, लेकिन छत के अबव ऊपर यानी ओवर
उसके भी ऊपर में बादल है। सो आफ्टर के बाद, सो संडे कम्स राइट आफ्टर दिस, संडे कम्स राइट आफ्टर सैटरडे, माई हॉलीडेज हैव कम आफ्टर लॉन्ग वीकेंड। सो इन दोनों शब्दों को जरा कंपेयर, इन दोनों सेंटेंसेस को जरा आपस में हम कंपेयर करके देखते हैं। संडे किसके बाद आता है? तो सैटरडे के बाद। सो आफ्टर के साथ एक बार हम लोग बिफोर भी डाल देते हैं, जो हमने आगे लिखा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। आफ्टर एंड बिफोर ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आप कोई कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, उसके एंड में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें एंटोनिम और सिनोनिम्स। सो थोड़ा उस पर और ज्यादा ध्यान देने का है। सो आफ्टर देयर इज अ टॉपिक राइट आफ्टर द चैप्टर। आप एक चैप्टर पूरा करते हैं, उसके ठीक बाद आपको एक टॉपिक मिलता है। आप चैप्टर के बाद में सबसे अंत में आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सो देयर आर क्वेश्चंस आफ्टर द चैप्टर। संडे कम्स राइट आफ्टर सैटरडे, सैटरडे कम्स राइट बिफोर संडे। ठीक यही चीज है। अगेन, फिर दोबारा से, टेल मी अगेन। फिर से बोलो यार, समझ में नहीं आया। टेल मी अगेन, ओके, कैन यू रिपीट इट अगेन? नहीं करेंगे यहां पर। कैन यू डू इट अगेन? क्या आप इसको एक बार दोबारा कर सकते हैं? ही कांट डू इट अगेन, वो इसको दोबारा नहीं कर सकता। सो देख लीजिए, अगेन का प्रयोग हमने कैसे किया है। अगेंस्ट, आई एम लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। मैं दीवार से इस तरीके से, अगर मैं दीवार पर अगर टिका रहता हूं तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। दो टीमों के बीच में मैच होता है तो हम क्या कह सकते हैं? वन टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट द अदर टीम। दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं वो आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, तो वन कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन अगेंस्ट द अदर कैंडिडेट ऑफ द अदर पार्टी। एक पार्टी का एक जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। सो दिस वुड बी माई अगेंस्ट। याद करिए, लॉन्ग लॉन्ग अगो, 5 hours ago, 6 minutes ago, few seconds ago it was all right but right now। अब ये अगो का मतलब है कि जब आप बहुत बड़ा चेंज दिखा रहे हो तब आप अगो का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर बैक भी चलता है। 5 seconds ago he was all right, लेकिन 5 सेकंड के बाद वह बेहोश हो गया। He was all right 5 seconds ago but then he collapsed, उसके बाद वह गिर गया। So अब यहां पर हम एक पॉज लेते हैं। आप लोग ये देखिएगा कि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ये सारा का सारा जो ग्रामर है वो हमारा इन शब्दों के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, या एग्जामिनर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रामर कितना किया हुआ है। एग्जामिनर को इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आपने जो आंसर लिखा है वो कितना सही है। अब चाहे वो आप ग्रामर पढ़ करके लाएं, चाहे ग्रामर बिना पढ़े लाएं। ग्रामर, अब देखा है मैंने काफी लोगों के साथ कि वो लोग ग्रामर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रक्चर के बीच में दिक्कत होने लग जाती है, उन्हें स्ट्रक्चर के बीच में गुम हो जाते हैं। पर होता क्या है, एक्चुअली है तो वो वर्ड्स ही ना। जो वर्ड्स आप एक बार में अगर उसके आने जाने का किसी भी सेंटेंस में उसकी स्थिति के बारे में यदि आपको उसका पैटर्न पता चल जाए, यार लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने आज तक कभी ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ी जिस तरीके से आजकल मैं देखता हूं बच्चों को पढ़ते हुए। यार ग्रामर सिर्फ रूल्स हैं। आप उन रूल्स को अगर ना जानो, लेकिन उन रूल्स को अगर आप पालन करते रहो तो वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे अगर आप पूछिए कि मॉडल्स क्या होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। यार मेरे से महीने भर पहले कोई मेरे से पूछता तो शायद मैं भी नहीं बता पाता। अब तो थोड़ा बहुत तैयारी करके बनाना तो पड़ेगा ही, पता तो रहना चाहिए कि हमारे कंटेंट में क्या क्या है। इसके अंदर आपको सारा ग्रामर मिल जाएगा जो आपको अपने अंग्रेजी भाषा का कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, अपियर करने के लिए चाहिए। सो हम आगे देखते हैं। अगो हो गया, अहेड। ओके, अहेड मतलब होता है के आगे। कोई चीज यदि मेरे से आगे है, मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे सामने एक और व्यक्ति खड़ा है, मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ पर्सन अहेड ऑफ मी इन द क्यू। एक लाइन में, जब आप लोग कहीं पर एटीएम की लाइन लगने जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन, अब तो ये सारा बंद है यार, पता नहीं कैसे चलेगा आगे का हिसाब किताब, बट अगर कोई आदमी मेरे से आगे खड़ा है तो मैं कह सकता हूं देयर इज अ मैन अहेड ऑफ मी। मेरे से आगे एक अहेड ऑफ मी। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कई बार इसके आगे हम कुछ ऐसे कुछ जैसे टू लगाकर, ऑफ लगाकर हम इनको फ्रेजल वर्ब बना देते हैं, और फ्रेजल वर्ब बनने के साथ ही इसका मतलब बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अहेड,
मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस पर नहीं बात नहीं करेंगे अब हम लोग। सो ऑल द बुक्स आर इन इंग्लिश। देखिए जरा, जैसे ए था वैसे ही ऑल है, लेकिन ए हमारा सिंगुलैरिटी दिखाता है और ऑल हमारा सब लोगों को मिला करके इनकम्पासिंग, घेरा जिसको बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक जगह पर काफी सारी जनता है डिफरेंट एज ग्रुप्स की, उन सबको अगर मैं कर देता हूं तो दैट वुड बी ऑल। सर हो गया बस, या दैट वुड बी ऑल, बस इतना ही है, यही मेरा काम यहां पर खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट, लगभग, एक ऑलमोस्ट के साथ आप एक जस्ट और बना लीजिए। जस्ट के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ऑलमोस्ट के बारे में देख लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग एक बार में जो एक वर्ड करते हैं तो उससे मिलता जुलता, उससे ऑपोजिट 90% उसके जैसा मीनिंग रखने वाला वर्ड भी हमारे पास स्ट्रक्चरल वर्ड में भी सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं। सो ऑलमोस्ट मतलब लगभग। वेयर आर यू, आई एम ऑलमोस्ट देयर, तुम कहां पहुंचे हो, बस बस मैं पहुंच ही गया, अरे आप दरवाजा खोलो बस मैं पहुंच गया, दैट वुड बी ऑलमोस्ट। सो अब मेरी मम्मी खाना बना रही है, मम्मा खाना दे दो यार भूख लग रही है, हाँ हाँ बस बस बस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। सो जहां पर बात इतने से हो कि बस होने ही वाला हो, बस थोड़ा सा और चाहिए और ऑलमोस्ट काम खत्म है। सो आप एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, 3 घंटे का एग्जाम है, आखिरी पेज बचा हुआ है, एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है, सर आपसे पेपर खींच रहे हैं, आप कहते हैं सर बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं अलोंग के साथ। आई वेंट अलोंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया। आई वेंट टू द मार्केट अलोंग विद माई फादर, मैं मार्केट अपने फादर के साथ गया। आज तक वैसे मैं गया नहीं हूँ फादर के साथ, बड़ा डांटते हैं यार, कोई चीज खरीदने ही नहीं देते। सो आई वेंट अलोंग विद माई फादर टू द मार्केट। फनी है ये, बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इन द नाइट द स्टार्स आर सीन अलोंग विद द मून। सो रात के समय सितारे चांद के साथ दिखाई देते हैं। अलोंग मतलब के साथ, ऑलरेडी पहले ही। अरे यार कहां है तुम्हारी बुक्स, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर माय बुक्स। सो भाई तुम्हारी किताबें कहां हैं, मैंने अपना होमवर्क पहले खत्म कर लिया, आपको किताबें क्यों चाहिए। सो कोई मेरे से पूछता है सर हैव यू गिवन द होमवर्क, सर क्या आपने होमवर्क दे दिया है, या आई हैव गिवन इट ऑलरेडी, हाँ हाँ मैंने तो पहले ही दे दिया है। यार तुम्हारी फाइलें कहाँ हैं, आई हैव कंप्लीटेड देम ऑलरेडी। मतलब आप इसको या तो सेंटेंस की शुरुआत में यूज करोगे, नहीं तो सेंटेंस के अंत में, लेकिन मतलब इसका वही रहेगा कि ये पहले ही, कुछ भी नहीं, पहले ही, बस यहीं पर हो जाता है इसका मतलब खत्म। ऑल्सो, ओके, ऑल्सो के साथ एक और चीज हम डाल देंगे, एज वेल और टू। पहले हम ऑल्सो के बारे में देखते हैं, एज वेल के बारे में भी देखेंगे और टू के बारे में भी देखेंगे। सो व्हाट इज ऑल्सो? आई हैव अ डॉग एंड अ हॉर्स एज वेल। अब यहां पर अगर मैं टू लगाऊंगा, मेरा सेंटेंस तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिस आदमी को मैं बताऊंगा वो इंसान समझ जाएगा कि इसकी समझदारी बड़ी लिमिटेड है यार, इसको बहुत ज्यादा अंग्रेजी में आता नहीं, और इंप्रेशन तो छोड़िए, वो पहली बार में ही आपसे समझ जाएगा कि इसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम जहां चाहते हैं वहां पर हम अपना कम से कम इंप्रेशन थोड़ा सॉलिड जमे, इसके लिए हम ऑल्सो का प्रयोग केवल एक के बाद एक चीज जब पहले हो चुकी है तो हम दूसरी बात इसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूँ, तो मम्मी ने मुझे खाने के लिए रोटी दिया है, अब मुझे चावल दे रही है। देखिए जरा, यूनिट बात बराबर है, आप या तो रोटी खाते हो नहीं तो चावल खाते हो। तो मैंने पहले कुछ रोटियां खाई, फिर मैं कहता हूँ माँ गिव मी सम राइस ऑल्सो। समझ रहे हैं आप लोग, ये है ऑल्सो। आपने पहले कोई चीज पूरी कर ली है और आप उसके बराबर दूसरी चीज करने जा रहे हैं, उसमें हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ रेड कार एंड अ ब्लू कार ऑल्सो। अब बताइए कि पहले में तो मैंने एज वेल क्यों नहीं लगाया, इस यहां पर भी मैं एज वेल लगा सकता हूं, लेकिन क्योंकि अगर कोई मेरे से यह पूछता है कि सर आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आई हैव 2 कार्स एंड 1 बाइक, तो ये मैं बोल सकता हूं, यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं किसी एक चीज के बारे में बता रहा हूं, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज वहां पर खड़ी कर रहा हूं, तब मैं ऑल्सो का प्रयोग करूंगा। एज वेल, पीपल, माय नेम इज कबीर, पीपल कॉल मी रवि एज वेल। वाओ, दैट्स डिफरेंट, कैसा आदमी है यार। सो टू, या गिव मी 1 किलो ऑफ पोटैटो, 1 किलो ऑफ टोमेटो एंड फ्यू चिलीज टू। सो यहां पर भी मैं एज वेल का प्रयोग कर सकता हूं, पर टू हम यहां पर ज्यादा लगाएंगे। सो धीरे धीरे ये वो चीजें हैं
जो आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। इस पर कोई आपको मार्क डाउन नहीं करेगा, लेकिन यार अगर ज्यादा जानकारी अगर किसी चीज के बारे में हो तो वो जानकारी कभी खराब नहीं होती। ऑल्दो, हालांकि, यार अब ये बड़ा फनी वर्ड है एक्चुअली। ऑल्दो के साथ में हाउएवर भी लगा देता हूं। इट्स वेरी फनी लैंग्वेज। इंग्लिश सुना होगा आपने, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। सो हियर कम्स द फन पार्ट। क्या है, ऑल्दो और हाउएवर ये एक्सक्यूज के लिए यूज होते हैं। अब सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं, बस मेरे नहीं आते हैं। सो yeah, I study quite hard, although I don't score good marks. Okay, ठीक है भाई, जाओ पता करो कैसे करोगे। But however, India is a big country. However, the people inside it still fight with each other. अब देखिए जरा, हम दोनों बातों में एक्सक्यूज दिखा रहे हैं। एक पर्सनल दिखा रहे हैं और एक छोटे लेवल पर दिखा रहे हैं और एक बड़े लेवल पर दिखा रहे हैं। ये छोटा लेवल इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो ऐसा है। अगर कोई पर कहीं पर भी छोटा, अगर आप किसी चीज को की समस्या को आप ऐसे दिखाना चाहते हैं कि आप वो कवर कर सकते हैं, तो हालांकि का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हाउएवर, लेकिन फिर भी आप इसको हालांकि कह सकते हैं और इसको लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। हाउएवर I am a good student, however I don't score good marks. Okay, good, keep working. I am a good student, however I haven't cracked any examination so far. Yeah, my father is 62, however he behaves like 26. Just imagine. So however and although both are almost the same, बस थोड़ा सा अंतर है। Always, हमेशा, Ram always comes first in my class. चांस ही नहीं है किसी और के पास। So I always go by this road. मैं हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर एनी आया नहीं है, अभी हम लोग एनी आगे करेंगे। सो वैसे ऑलवेज इट डजंट गिव यू एक्सेप्शन। सो एम, हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग केवल आई एम होता है और इसका प्रयोग कहीं नहीं होता है। अमोंग, के बीच। अब अमोंग और बिटवीन, इन दोनों को, यहां पर है बिटवीन और यहां पर है अमोंग। दोनों का मतलब होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन मतलब दो के बीच में, और अमोंग मतलब एन नंबर के बीच में। मैथ्स करते हैं ना हम लोग, एन नंबर्स, असंख्य संख्याएं। सो हैव यू ब्रॉट द एप्पल्स? यस सर आई हैव। नाउ डिस्ट्रीब्यूट इट अमोंग द चिल्ड्रन। क्या आप सेब लाए हैं? हाँ सर मैं लाया हूं। बस इसको बच्चों के बीच में बांट दो। यहां भी बीच में है, आई एम सिटिंग बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। मैं अपने भाई और बहन के बीच में बैठा हूं, तो वह बिटवीन है, नहीं तो वह अमोंग है। अच्छा, एंड जैसा ए वैसा ही एंड। एक मम्मी के 3 बेटे, एक का नाम द, एक का नाम ए, एक का नाम एंड। द थोड़ा लायक था इसलिए उसको इंडेफिनिट बना दिया गया। ए और एंड, ए लड़का एंड लड़की, यही समझ लें। चाहे तो आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात वही है। एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन कहां यूज करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। इन दोनों को यदि मुझे लैंग्वेज में जोड़ना है तो जो एडहेसिव है, जो गोंद है, वही मेरा कंजंक्शन है। आई एम अ गुड मैन बट ही इज अ बेटर मैन। आई एम गोइंग टू शिमला एंड चंडीगढ़। सो ये जो एंड है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसा कि बाकी कंजंक्शंस करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट एनी। एनी मतलब कोई सा भी है। Give me a pen. What color pen do you want? Give me any. What would you like to have? I would like to have a samosa. I have 3 types of samosas. एक चिली समोसा, एक पनीर समोसा, एक चिकन समोसा। सुना है कभी? मैंने खाया भी है और हर जगह पाया जाता है ये सब। हाँ यार, give me any. तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि any मतलब कोई सा भी है। जैसे हम कहते हैं, एक हमने देखा था, कौन सा देखा था हमने देखा था also already along. Now we are looking at any. Always and any. So any is, always में कोई exception नहीं है, any is just one exception. So are, once again, is और are, am, they are helping verbs. ये singular subject singular verb याद करिए, और ये plural subject plural verb, और ये am केवल I के साथ यूज होता है। So you are a good man, आप एक अच्छे आदमी हैं। they are coming from Patna, वो लोग पटना से आ रहे हैं।
वी आर वेरी एक्साइटेड, हम बड़े मतलब प्रफुल्लित हैं किसी चीज को लेकर के। सो आर इज प्लूरल फॉर्म ऑफ इज एंड आर। नाउ लेट्स गो टू आरंट। यू आरंट अ गुड मैन। मैंने मन में बना लिया आप अच्छे आदमी नहीं हो, मतलब आप नहीं हो। सो इसका नेगेटिव है ये, दे आरंट कमिंग फ्रॉम पटना, वो लोग पटना से नहीं आ रहे हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दे आरंट कमिंग फ्रॉम पटना, दे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अराउंड, सो अराउंड मतलब चारों ओर, आसपास भी हम कह सकते हैं। सो वेयर आर यू? आई एम अराउंड दिस प्लेस, मैं इस क्षेत्र के आसपास में हूँ। So where is this aeroplane? The aeroplane is hovering around the airport. कई बार होता है एयरपोर्ट पर जगह जहाज उतारने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या प्लेन को बोलेंगे भैया वापस जाओ? ऐसा नहीं होता। वहीं पर एयरपोर्ट के चारों तरफ एक ऐसे उसको ऑर्बिट उसको दे दिया जाता है जिसमें कोई और जहाज नहीं होता और एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। एक चक्कर लगाते लगाते उसको क्लियरेंस मिल जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इट्स फ्लाइंग अराउंड द एयरपोर्ट। सो देख लीजिए जरा, राउंड से अराउंड, राउंड मतलब होता है गोल गोल, अराउंड मतलब चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ। आगे देखें, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर साहब ने बहुत अच्छी एक स्टोरी लिखी, बल्कि नाटक लिखा, जिसका नाम था एज यू लाइक इट, जैसा आपको पसंद है। एज मतलब जैसा, जैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे? एनीथिंग एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठंडा या गर्म? एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। सर आप बड़े गुस्से में हैं, आप मतलब कुछ ठंडा क्यों नहीं लेते, गर्म ठंड, कुछ पानी पीजिए, ठंडा लीजिए। ना आई एम फाइन, आई एम एंग्री बिकॉज यू हैव प्रोवोक्ड मी, मैं गुस्सा हूं क्योंकि आपने मुझे बनाया ना। आई एम नॉट लाइक दिस ऑलवेज, आई एम नॉट लाइक दिस ऑलवेज, मैं हमेशा ऐसा नहीं हूं। दिस इज एज यू हैव मेड मी, ऐसा मुझे आपने बनाया है। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स के लिए मुझे थोड़े ज्यादा सेंटेंसेस बना करके बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। यहां पर एक छोटा सा पॉज दोबारा लेते हैं, शुरू से देखिए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं, इसमें जितने भी हम लोगों ने वर्ड्स अभी तक यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं, हर वर्ड एक बार शुरू में, एक बार एंड में, एक बार बिगिनिंग में। आप कहीं पर भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बल्कि डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने एक पीडीएफ भी डाला हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर आपको सारे वर्ड्स एक साथ मिल जाएंगे। एक बार आपको मिल गया, एक बार आपने इसको देख लिया, इसको छोड़ने का नहीं है भाई लोग। मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दिस इज वेयर योर स्मार्ट वर्क इज। योर ग्रामर बुक्स आर हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से उन किताबों को बनाया गया है, पर क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, वैसे वैसे आदमी के पढ़ने लिखने का तरीका ही बदलता जाता है। सो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ये कर लेते हैं, आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो we were at around, as at के ऊपर, where are you? I am at the platform, मुझे ट्रेन पकड़नी है। The train is coming at the platform, ट्रेन जो है वो on the platform, लोग बाग खड़े हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के पास के में जो लाइन होता है उस पर आके खड़ी हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म मैं हूं, अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो मैं कहां जाऊंगा भाई, हम फुटओवर ब्रिज पर जाएंगे। सो लोग करते हैं ऐसा, गड़बड़ इसके अंदर में, हम नहीं करेंगे। अवे, मूव अवे फ्रॉम द डेस्क, डेस्क से दूर हट जाओ, प्लीज मूव अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर हट जाओ। बैकवर्ड, लुक बैकवर्ड, अच्छा इसमें ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब एक स्थान पर। लुक बैकवर्ड, पीछे की तरफ देखो, बट मूव बैकवर्ड्स। लुक फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड्स तो हम जाते नहीं हैं, फॉरवर्ड्स हमें जाने के लिए कहना नहीं पड़ता, लेकिन बैकवर्ड्स और बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर मैं कहूं कि बैकवर्ड के लिए हमारे पास ये बैकवर्ड्स है, तो बैकवर्ड के लिए अगर मैं फॉरवर्ड बना देता हूं, बट देयर इज नो फॉरवर्ड्स in any language, in this particular language. Let's talk about our language. So look backward, पीछे देखो, see backwards, जब आप किसी चीज को मूवमेंट करते हैं, आप देख रहे हैं किताब पलट करके, see backwards, पीछे की तरफ, PTO backwards, please turn over in the back direction, इसको हम कहते हैं PTO backwards. So backwards, be, you will be, एक हेल्पिंग वर्ब है once again। जैसे हम लोग बी के बारे में बात करते हैं, वैसे हम लोग इज आर एम के बारे में भी बात करते हैं।
बी का प्रयोग ज्यादातर हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। यू विल बी सक्सेसफुल, आप बहुत सफल होंगे। यू विल बी अ गुड, यू विल क्रैक द एग्जाम्स, यस यू विल से दिस, यस आई विल क्रैक द एग्जाम, यू विल बी क्रैकिंग द एग्जाम। कंटिन्यूअस के लिए हम लोग कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम लोग इसका, या फ्यूचर में हम लोग ज्यादातर इसका यूज करते हैं। सो बिकॉज, क्योंकि सबको पता है, ये भी एक्सक्यूज है। ऑल्दो, हाउएवर, बिकॉज, आप कोई चीज नहीं करते हैं या कोई चीज करते हैं, कारण बताते हैं तो बिकॉज का प्रयोग करते हैं। आई कुडंट कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि घर में कोई लाइट नहीं थी इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। आई कुडंट क्लियर माई एग्जामिनेशंस बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आगे देखें, बिफोर, अभी हमने देखा आफ्टर एंड बिफोर। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे एंड सैटरडे कम्स बिफोर संडे। ठीक बोला है ना मैंने? अब इसी को एक दो बार सुन करके देख लीजिए कि मैंने ये जो हम जो देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर बोथ आर एंटोनिम टू ईच अदर, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बिहाइंड, अगर मैं इसके पीछे चला जाऊं, इस बोर्ड के पीछे, तो आई कैन से आई एम बिहाइंड द डोर, आई एम बिहाइंड द बोर्ड। बिहाइंड मतलब ठीक पीछे। अगर यह एक व्यक्ति और ये इसके ठीक पीछे आता है तो ये कह सकता है कि आई एम बिहाइंड दैट मैन, आई एम इन फ्रंट ऑफ दैट मैन, तो ये वही बिहाइंड है। लुक बिहाइंड, पीछे देखो। देयर इज अ व्हाइट बोर्ड बिहाइंड माई बैक, मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है। बिलो, के नीचे। बिलो और बीनीथ हम एक साथ देख लेते हैं। क्या है बिलो? मतलब देयर इज अ फ्लोर बिलो माय फीट, मेरे पैरों के नीचे एक फ्लोर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं बीनीथ, मतलब कोई चीज बहुत नीचे दबी हुई है। द ट्रेजर इज हिडन बिलो दिस फ्लोर, ये जो मैं जिस फ्लोर के पर खड़ा हूं वो मेरे बिलो है, और जो खजाना इस फ्लोर के नीचे गड़ा है वो हम सबके बीनीथ। बीनीथ मतलब दबा हुआ नीचे, कोई चीज अगर गड़ा हुआ हो। बिलो मतलब ठीक नीचे, आप देख सकते हो उसको। सो बिसाइड, के बगल में। सो बिसाइड मतलब इसके अलावा। बिसाइड वन और टू प्लेयर्स दिस टीम कांट विन एनी मैच ऑफ इट्स ओन, यानी एक दो खिलाड़ियों को छोड़कर इस टीम में और दमदार खिलाड़ी नहीं है। सो देयर आर न्यू एलिमेंट्स टू बी फाउंड बिसाइड द पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसको छोड़कर हम अपन और भी नए एलिमेंट्स ऐड करने जा रहे हैं। सो दैट इज बिसाइड। एक और होता है जिसको हम कहते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब आई एम सिटिंग बिसाइड्स यू, मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूं। सो बिसाइड एक तरफ और बिसाइड्स, अगर ये छूट गया है तो आप इसको लिख सकते हैं बिसाइड्स मतलब के बगल में। बिसाइड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बगल में आई हैव अनदर पॉइंट, एक मेरे पास और पॉइंट है। सो बोथ, हे यू, बोथ ऑफ यू कम हियर। यार ये बहुत लोग, बहुत टीचर्स होते हैं जो इसका यूज करते हैं, बट एक ग्रामेटिकली पूरी तरह इनकरेक्ट है। अब कोई मेरे से आके बोले कि मेरे एक गुरुजी आकर के, लोगों वैसे बहुत मजाक भी बनाया है लोगों ने इस चीज का कि आई हैव 2 daughters एंड बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। एक्सक्यूज मी, आपकी 2 बेटियां और दोनों लड़कियां हैं। बेटियां लड़के भी होते हैं क्या, या लड़कों को कपड़े पहना के आप रखते हैं उनको बेटियां बनाकर? सो नहीं, आई हैव 2 boys, both of them are males. Excellent, thank you very much. Stop talking, principal ma'am is revolving around the school. मतलब प्रिंसिपल मैम की कक्षा स्थापित हो चुकी है और उसी कक्षा में वो जैसे चांद घूमता रहता है। सो ये बोथ मतलब दोनों, या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चाय या कॉफी? बोथ। सर आपका दिमाग खराब हो गया है, चाय कॉफी को एक साथ नहीं पीता। तो दो कोई चीजें जब दोनों मिलकर के एक चीज बनाते हैं उसको हम बोथ कहते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ ऑन अर्थ, नहीं तो दोनों के अलावा संभव नहीं है। आई विल गो बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गो बाई बस, मैं बस से जाऊंगा। बाई का मतलब से, इसको भी हम अनेक वर्ब्स के साथ लगा करके वर्ब के साथ लगाकर हम इसे हेल्पिंग वर्ब, माफ कीजिएगा, इसको हम फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैन, कैन नॉट, मे नॉट। इसके आगे लिख लीजिए। बहुत अच्छे से इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम इन दोनों को फैला करके देखेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं। कैन का मतलब होता है जहां पर आप अथॉरिटी दिखा रहे हो। कैन आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड, आप खुद ही बता रहे हो कैन यू कम इन, तो आ जाओ भैया, मेरे से पूछ कहां रहे हो आप। लेकिन कैन आई डू दिस, मैं कर सकता हूँ। जब कैन बोल ही दिया
तो कर लो। मे आई कम इन सर, मेरा एक बच्चा है मेरे से हमेशा आके कहता है कैन आई कम इन सर, आजा भैया तुझे कौन रोक पाया है आज तक। मतलब जरा समझने वाली बात है, ये तो मजाक की बात हो गई, पर जब हम लोग आपस में करते हैं तब ये मजाक है, जब हम एग्जाम में करके आते हैं तो मजाक हम बन जाते हैं। ये चीज अक्सर लोग मिस करते हैं। ये एक अथॉरिटी दिखाता है और ये एक रिक्वेस्ट दिखाता है। आप पोलाइटली किसी को मे बोल सकते हो, रूडली आप किसी को कैन बोल सकते हो, बात वही है, मतलब नहीं बदलता। कांट ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है। कॉज, कारण। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस होने के क्या कारण हैं। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म कॉज है। कुड, सकना, मॉडल। सो आई कुड हैव डन दिस, यार ये मैं कर सकता था। आई कुड डू दिस, मैं कर सकता हूँ। यू कुडंट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते हो। ही कुडंट गो देयर, वो वहां नहीं जा सका, नहीं जा सकता। आई कुडंट कम फ्रॉम हियर, मैं यहां से नहीं जा सकता। सो कुडंट, देख लीजिए इसका ठीक नेगेटिव। ही कुडंट सर्वाइव, वह नहीं जी सकता, वह नहीं जी पाएगा। ही कुडंट मेक इट, वह नहीं आ पाया, वह नहीं आ सकता। सो बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली लाइक दैट। सो ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं, जो हम आप लोग बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट वर्ड से तो आपका रोज दिन कुछ ना कुछ आला पाला तो पड़ता ही होगा। ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था, ये हमारी पहली ईएमआई थी। ऐसे 3-4 ईएमआई के अंदर में हम ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स का जो लोन है वो हम चुका देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार ये जरा सोचने की बात है कि मैं ये जो आपको बता रहा हूं इसको हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप अभी के अभी एक टेस्ट लेके देख लो अपना, कोई सी भी चीज उठाओ, पैराग्राफ निकालो, राइटिंग निकालो, 100-150 वर्ड्स के आसपास आप वर्ड्स काउंट करो, और ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आप एक बार टेस्ट करके देख लो। ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं उस पूरे पैराग्राफ का 50-65%, यानी दुनिया में मुझे नहीं पता कितने वर्ड्स हैं, लेकिन कोई भी वर्ड्स मिला करके आप एक पूरा सेंटेंस बनाते हो। उस सेंटेंस का 50% भाग जब आपके पास में यहां पर है, तो यार मैथ्स तो सबको आती है। सो डू योर मैथ्स एंड फाइंड इट आउट योरसेल्फ, दैट्स हाउ इट इज। तो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे इसका यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जो पैटर्न है वो आने वाले जो जितने भी हम लोग ईएमआईस या लेक्चर्स हम लोग जितना भी करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। सो इन सारे वीडियोस को एक साथ देखने का है। यदि आप लोग कहीं पर कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर ये समझ में आ गया, किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया काम खत्म है। सो अंटिल देन इसका अगले लेक्चर में हम लोग सी से सी तक हमने बनाया है, डी से शुरू करेंगे, ये कर लीजिए, फिर अगला करेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।